हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करें कमोडिटी बाजार की, रुपए पर फोकस रहेगा क्योंकि संभाले नहीं संभल रहा रुपया। लगातार नए रिकॉर्ड लोज रुपए में बनते हुए दिख रहे हैं। क्या यहां से और कमजोरी हावी होगी? किस तरीके के हैं फंडामेंटल्स, करेंगे बात करेंगे आईएमडी के अपडेट की। जो अपडेट्स आए हैं क्या मायने हैं, कितना रिलीफ है या फिर क्या चिंताएं हैं। कच्चे तेल पर भी करेंगे फोकस, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और उसका असर अब पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर भी देखने को मिला है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीपी ग्लोबल वेल्थ के सीनियर फंड मैनेजर राहुल गुप्ता है, मेरे शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान, प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले रुपये पर एक आउटलुक ले लेते हैं। राहुल नमस्कार, बताइए पहले तो रुपये पर आपका व्यू क्या है। इनफैक्ट लगातार कंसिस्टेंट वीकनेस हम देख रहे हैं, हर रोज चर्चा करते हैं क्यों ये कमजोरी हावी हो रही है। कई सारे फैक्टर्स है जो कि इस कमजोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप पिछले इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रुपये रही है। गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिली है। इन स्तरों से भी और कितना डाउनसाइड लाइकली, या फिर कहां तक की विंडो आप ओपन होती हुई देख रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली यहाँ से मुझे लगता है रुपये में और वीकनेस देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फंडामेंटली जितना मार्केट्स में अपडेट आ रहा है, जहाँ से कच्चे तेल के ऊपर कंटिन्यूअसली तेजी आई जा रही है। जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अगर आप देखें कल चाइना में थे, वहाँ से काफ़ी लोगों को एंटिसिपेशन था कि शायद वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए वॉर को कम करने के लिए, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के ऊपर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। बट वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं आया। हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है क्या आपको इंडिया में रुपये को थोड़ा-सा बचाया जाए गिरने से। बट जिस हिसाब से चीज़ें फंडामेंटली हैं, अगर आप एफआईआईज़ की भी बात करें, कंटिन्यूअसली वो लोग ने सेल किया है। मतलब मैं पिछले 11 महीने का डेटा अगर आपसे शेयर करूँ, तो लगभग 20,000 करोड़ का एवरी मंथ का सेलिंग है। फॉरेक्स रिज़र्व्स की अगर मैं बात करूँ, फॉरेक्स रिज़र्व्स हमारे 23730 से अभी $690 बिलियन पे आ गए हैं। तो रुपये में गिरावट कंटिन्यू रहेगी मेरे हिसाब से। हम 97 लेवल्स भी रुपये में देख पाएँगे शॉर्ट टर्म में। शायद जो गवर्नमेंट ने सारे के सारे मेजर्स किए हैं, जहाँ पे हमने इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड में बढ़ाई है। आज गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं इम्पोर्ट करने के लिए गोल्ड पे। आज क्रूड और उसके ऊपर भी पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस पे भी गवर्नमेंट ने कुछ रिविज़न किए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। शायद एक छोटी-सी रिलीफ आपको 94 तक की नीचे में आ जाए, बट रुपये विल कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट। मुझे लगता है इस बार सेंचुरी बना देगा रुपये और 100 पार हो जाएगा। आपसे यही पूछने वाली थी कि फिच ने भी रुपए पर सिमिलर व्यू दिया है, $100 तक रुपया गिर सकता है ऐसा अंदेशा जताया है। और तो आपको भी लग रहा है क्या कि 100 तक का भाव भी हम देख लेंगे? क्योंकि इन एवरी वर्स्ट सिनेरियो कोई भी ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा है कि 100 तक भी रुपया नीचे चला जाएगा। 100 के पार जाने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में आपसे समझना चाहूँ एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स के साथ, तो कितनी लग रही है? मुझे 70% प्रोबेबिलिटी तो आराम से लग रही है। ठीक है, शायद ये इमीडिएटली यहाँ से नहीं जाएगा, कि अगर अभी जैसे बात करते-करते शायद महीने 2 महीने में ही चला जाए, ऐसा नहीं है। शायद यहाँ से थोड़ा-सा एक रिलीफ आएगा गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से, बट इवेंचुअली ये 100 पार होगा। तो देयर इज़ गुड 70% चांस के यहाँ से रुपये डेप्रिशिएट होते रहेगा। और गवर्नमेंट का, आरबीआई का इंटरवेंशन कहाँ-कहाँ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इस कमजोरी के दौरान? क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि कोशिश सरकार कर रही है, बट कोशिशों का वो एक इमीडिएट भले ही एक इफेक्ट आता हुआ दिखाई देता हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो डायरेक्शन है वो लोअर साइड पर ही है। अब देखिए, हम 27 फरवरी को जब आरबीआई रिजर्व्स के डेटा आए थे, हम 730 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स के साथ खड़े थे। आज वापस आरबीआई के रिजर्व्स के डेटा आएँगे, आज फ्राइडे है, 5 बजे हमें पता चलेगा। बट जो लेटेस्ट डेटा आया था 1 मई के हिसाब से का डेटा आप देखेंगे, 690 बिलियन डॉलर्स के आसपास हम खड़े हैं। मतलब हमने ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर्स गँवा दिए हैं रुपये को बचाने के लिए। एक लेवल तक ही आई थिंक आरबीआई इसे सपोर्ट कर पाएगा। आरबीआई अपनी साइड से पूरा कोशिश डेफिनिटली कर रहा है, बट मुझे लगता है शायद एक 97 लेवल है, जहाँ पे टू बी प्रिसाइज 96, 90 और लेवल से जहाँ से थोड़ा-सा हेवी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, और वहाँ से शायद एक डाउनफॉल एक एप्रिसिएशन रुपये में देखने मिले, बट इवेंचुअली इसे 100 पार होना ही है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका राहुल अपने व्यूज देने के लिए। तो 100 के पार जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कमजोरी कंसिस्टेंटली बनी हुई, लगातार नए रिकॉर्ड लोज हम बनते हुए देख रहे हैं। और जब तक कोई सोल्यूशन वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर नहीं निकलता है, कच्चे तेल के प्राइसेस जब तक हायर एलिवेटेड लेवल्स पर हैं, एफआईआईज़ की सेलिंग जब तक हो रही है, तब तक कोई रिलीफ मिलेगा
इसकी संभावना कम ही है। कच्चे तेल पर बात करेंगे। मेरे से शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, $110 के आसपास आ गया है। अब 120 के जिस लेवल की हम बार बार बात कर रहे थे आपसे इसी शो में, वो बहुत दूर दिखाई नहीं दे रहा है कंसीडरिंग जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक होप्स जो बनी थी कि मैटर सॉर्ट होगा, वो अब पूरी तरीके से डिमिनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान का प्रपोजल ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया, चाइना ने यूएस क्रूड खरीदने की बात की है, ऑलरेडी उधर मीटिंग चल रही है। तो कुछ भी कंक्रीट पॉजिटिव डायरेक्शन में सो फार तो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण प्रेशर क्लियरली हम देख रहे हैं। 120 के ऊपर के दायरे भी ओपन होते हुए आप देख रहे हैं। क्या व्यू है आपका कच्चे तेल पर इन स्तरों पर? जी दीपाली जी, तो जैसे कि हम 120 की तो बात कर रहे थे, अब जैसे जैसे लाइक आपने जैसे बोला कि जैसे एक्सपेक्टेशन था वैसा कुछ टर्न आउट हो नहीं रहा है। और ग्लोबली आप देखेंगे कि ग्लोबली जितना ओईसीडी का या ग्लोबल रिजर्व इन्वेंटरीज है वो ऑलमोस्ट लाइक 4.5 से 5 मिलियन बैरल पर डे से डिप्लीट हो रही है। ऑल्दो प्राइसेस उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन अब लाइक वीक बाय वीक हम वापस से 5 से 7% का अप मूव इन क्रूड ऑयल देख सकते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक ठीक है, डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है। मैंने लास्ट शो में भी बोला था कि ऑलमोस्ट 3.5 या 3 से 3.5 के मिलियन बैरल पर डे का डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसकी वजह से भी प्राइसेस उतनी ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंटिन्यू से ब्लॉक है और जितने ओपेक प्लेयर्स हैं उनका प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होते जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखें इफेक्टिवली लाइक अगर पर डे का डिप्लीशन देखेंगे तो वो इफेक्टिवली 12 से 13 मिलियन बैरल पर डे का क्रूड ऑयल सप्लाई जो है वो एट स्टेक है। तो इसकी वजह से अब जब तक रिजोल्यूशन नहीं होता है, हमें लगता है कि चांसेस जून या मिड जून में हम वापस से 120 क्रूड ऑयल, अगर रिजोल्यूशन नहीं होता है तो क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर लाइकली टू ट्रेड अबव बिटवीन $120 to $125। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, डेफिनेटली यहाँ पर ऊपर के दायरे तो ओपन होते हुए दिखाई दिए ही हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर का जो हाइक हुआ है, प्राइसेस देखें तो 50% से ज्यादा सर्ज हुए हैं और इस दौरान प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़े थे। फाइनली 3 रुपये प्रति लीटर के इजाफा तो किया है, जो कि पिछले 4 सालों में भी पहला हाइक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कितना रिलीफ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से अगर हम बातचीत करें तो उनको अभी भी पेट्रोल पर 20 रुपये प्रति लीटर का अंडर रिकवरी है और डीजल पर तो 100 रुपये प्रति लीटर तक की बातचीत हो रही है। मान के चले कि जिस तरीके से एलिवेटेड लेवल्स हम देख रहे हैं, शायद सिचुएशन को और होल्ड अप कर पाना मुश्किल रहेगा। फर्दर प्राइस हाइक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में इनएविटेबल हो सकता है। बिल्कुल दीपाली जी, बिकॉज लाइक अगर आप ओएमसीज की भी बात करेंगे, कल हमने एचपीसीएल के परसों एचपीसीएल के नंबर्स भी आए थे, वो काफी अच्छे आए थे। बट रीजन ये था कि उन्होंने फरवरी तक लो ऑयल प्राइसेस पे परचेज किया था। बट गोइंग फॉरवर्ड अभी हम जितने भी ऑयल जितना भी सोर्स करेंगे वो हायर प्राइसेस से सोर्स करेंगे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन काफी स्क्वीज रहेंगे। तो 2 या 3 रुपए प्राइसेस बढ़ने से भी उनके मतलब उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये ओएमसीज अंडर प्रेशर रहेंगी और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि प्राइसेस पेट्रोल डीजल रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल आगे जाके और बढ़ेंगे। शुक्रिया आपका इमरान बातचीत करने के लिए। तो कच्चे तेल में तो तेजी बनी हुई है ही, घरेलू बाजार में 10,000 के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट में $110 के ऊपर, लेकिन अब 125 के ऊपर के दायरे ओपन होते हुए दिख रहे हैं। अगर यथास्थिति बनी रहती है या फिर कोई सोल्यूशन निकलकर नहीं आता है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, और रिटेल प्राइसेस भी फर्दर बढ़ने की अब जो सिचुएशन है वो परसिस्ट करते हुए दिखाई देगी। आगे बढ़ते हुए बात मॉनसून के अपडेट की भी कर लेते हैं। मॉनसून एक और बड़ी चिंता डोमेस्टिक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से उभर कर निकली है, लेकिन अब जो आईएमडी के एस्टिमेट्स आए हैं उसके मुताबिक मॉनसून थोड़ा जल्दी दस्तक दे सकता है और सामान्य से 5 दिन पहले केरल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है वो 26 मई को केरल पहुंचेगा। आमतौर पे जो मॉनसून है वो 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है। हालांकि ये साल अल नीनो का साल है, क्लियरली मौसम विभाग ने कहा है। दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी, जो शुरुआती अपडेट्स आए हैं आईएमडी की तरफ से, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम वेस्ट एशिया क्राइसिस से डील कर रहे हैं, एक रिलीफ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर मॉनसून बेहतर रहेगा तो डोमेस्टिक इकोनॉमी या फिर जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं या फिर जो रूरल सेक्टर्स हैं वो शायद सपोर्ट लैंड करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अल नीनो की वजह से वो होप्स भी डिमिनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन शुरुआती एस्टिमेट्स को? क्या व्यू है ओवरऑल इम्पैक्ट को लेकर?
जी बिल्कुल दीपाली जी, चौतरफा सारे संकट की वाली बातें आ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, एफआई आउटफ्लोज। अब ये मौसम पहले आईएमडी ने जो जारी किया था, ये कहा था कि बिलो नॉर्मल होने की पूरी संभावनाएं लगती है। शायद जून में थोड़ी सी ठीक रहे, लेकिन जुलाई अगस्त में कमजोर रहने की आशंकाएं बताई जा रही थी। प्रोबेबली जो ग्रोथ स्टेज होती है हर फसल की, वो सेकंड मंथ से नॉर्मली होती है, और उस समय अगर बरसातें कम होती है तो ग्रोथ निश्चित तौर से प्रभावित होगी, यील्ड प्रभावित होगी और ओवरऑल आउटपुट और प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो निश्चित ही अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन जल्दी आ रहा है। एक तो थोड़ा सा रिलीफ रैली मिल सकती है, एक रिलीफ वाली बात हो सकती है कि जल्दी अगर सोइंग हो जाती है तो उसको अतिरिक्त पानी मिल जाए और थोड़ी सी ग्रोथ स्टेज पर वो फसल आ जाए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बरसातें लेट जरूर है, कमजोर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जल्दी आ जाती है तो शायद सोइंग जल्दी हो जाने की संभावना लगती है। ओके, तो ये रही मॉनसून से जुड़ी हुई अपडेट। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। दिनेश तुम्हारे हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और दिनेश तुम्हारे हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। पहले क्विकली मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कच्चे तेल पर तो हमने बातचीत की ही, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। नॉन एग्री बास्केट में 3.5% से ज्यादा ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन नुकसान देखने को मिल रहा है चांदी में, जो कि 6% लुढ़की हुई है इस समय। सोने में भी लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, 2.25% नीचे भाव हैं। बेस मेटल्स धराशायी हुए हैं। कॉपर, निकल 2 से 3% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं इस समय। हरे निशान में सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आपको देखने को मिल रहा है। नॉन एग्री बास्केट में गिरावट हावी है। जीरे में ग्वार पैक दोनों ही 1% नीचे हैं। टर्मरिक 0.5% 0.1% नीचे है। कॉटन सीड ऑयल केक भी 0.5% नीचे कर रहा है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का इस पर करते हैं बातचीत। दिनेश जी बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल, आज एमसीएक्स तो सारा लाल निशान पर ही ट्रेड कर रहा है। गोल्ड करीब 2% के आसपास डाउन है, सिल्वर 6% से ज्यादा डाउन है, कॉपर करीब 3% के आसपास डाउन है। तो ये जो बड़ी रैली जो कॉपर में हमें देखने मिली थी 1260 के लेवल से 1410 के लेवल्स, वहां से अब ये करेक्टिव फेज में आ चुका है। आई थिंक 1338 1335 इस दरमियान के कॉपर आता है तो दोबारा एक बार एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। ऊपर में 1365 1390 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1318 की स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। आई थिंक सिल्वर भी ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। 3,04,000 के लेवल से अभी 2,70,000 के आसपास करीब 34,000 का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक 2,68,000 2,69,000 के आसपास सिल्वर आती है तो दोबारा एक बार एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। 2,65 की स्टॉप लॉस से 2,82,000 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिल्वर पर, जहां पर 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, नॉन एग्री पैक से भी कुछ पिक करेंगे क्या? स्पाइसेस के पैक में टर्मरिक, जीरा कमजोर है, ग्वार पैक वीक है। जी, जीरा थोड़ा सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हालांकि चार्ट तो अभी भी कमजोर ही है और फंडामेंटल में भी ऐसा कोई बहुत बड़ी तेजी या उछाले वाली बात अभी हाल फिलहाल समझ नहीं आ रही। हाँ, लेकिन धनिया मुझे लगता है कि 12,400 12,500 ये जो जोन है, ये डिमांड एरिया है। इन लेवल पर निरंतर खरीदारी लौट कर आती है, तो इन लेवल पर धनिया जरूर बाय किया जा सकता है। 11,800 की स्टॉप लॉस लगाकर 13,200 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। वही ग्वारगम की अगर बात करूं जून कॉन्ट्रैक्ट, तो 11,100 11,150 ये एक डिमांड एरिया, इन लेवल के आसपास बाइंग की जा सकती है। 11,450 के लक्ष्य के लिए 10,900 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ग्वारगम 0.1% नीचे है। ग्वार सीड में 0.1% की कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है। जीरा 1.5% नीचे अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, नॉन एग्री बास्केट में नेचुरल गैस पर व्यू और ले लेते हैं। 1.5% ऊपर है ये, यहाँ पर आपका सजेशन क्या रहेगा? जी बिल्कुल, नेशनल लेवल से काफी ज्यादा मूव लिया है। 255 के लेवल से भी 280 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 278 मुझे लगता है एक बाइंग एरिया, इन लेवल के आसपास बाय करना चाहिए। 268 की स्टॉप लॉस लगा के 290 298 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। चार्टिस्ट की थोड़ा सा चार्ट बुलिश जोन में मूव हुआ है। आज अगर 282 के ऊपर क्लोज करता है तो बुलिशनेस और बढ़ सकती है। तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू दिनेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।